क्लास 11 चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए कितने मॉडल सामने आते हैं और क्या है इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है इस वीडियो में और इस लेक्चर में। तो मैं मिहिर शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल बंकिस्तान आपके मिनी स्कूल में। तो चलते हैं नेक्स्ट बंक पर। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जो हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम वो शुरू होता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से। तो क्या क्या करने वाले हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में बड़ा मजा आने वाला है इस चैप्टर को और ये बहुत ज्यादा सिंपल रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखेंगे, उसके बाद जो एटम है उसको समझने वाले हैं। एटम के अलग अलग मॉडल्स देखेंगे, अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे अपने पास मॉडल्स लेके और आप और मैं जज बन के उन सबको एग्जामिन करेंगे कि ये एटम का स्ट्रक्चर ऐसा है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं इस दुनिया का सारा मैटर बना हुआ है स्मॉल पार्टिकल एटम से और उसी का स्ट्रक्चर समझने वाले हैं। यानी कि ये जो पूरे यूनिवर्स में चीजें हैं, जो मैटर है वो बना है एटम से। तो एक क्वेश्चन जो बहुत मजेदार है वो ये उठता है कि आखिर ये एटम का स्ट्रक्चर दिखने में कैसा है। तो ये चैप्टर इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो अब समझते हैं एटम के स्ट्रक्चर को। उससे पहले हम क्या समझते हैं, हम जानते हैं एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आप नहीं भी जानते तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस चैप्टर के एंड में आपको लगेगा कि जो स्ट्रक्चर है ना एटम का वो आप ही ने डिस्कवर किया था। ठीक है, इतने अच्छे से स्टिक होने वाला है आपको ये चैप्टर। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, वंस अपॉन अ टाइम इन 1879 विलियम क्रूक्स डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। यानी कि आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 1879 की बात है। विलियम क्रूक्स नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन को। अब ये कैसे किया, उन्होंने कैसे ढूंढा, घर में सामान देख रहे थे वहां से इलेक्ट्रॉन मिला? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये आप बहुत अच्छे से समझते हैं। तो क्या होता है, ये एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिस एक्सपेरिमेंट को आपकी बुक में नाम दिया गया है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई है। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा। यहां पर जितनी भी चीजें आपको अभी स्लाइड्स पर लिखी हुई दिखेगी वो आप कोशिश करिएगा कि आप नोट्स बनाते हुए चले। और आप अगर ऐसे चीजों को लिखेंगे तो आपका एग्जाम में भी काम हो जाएगा, पढ़ने में भी काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, इसको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्यों बोल रहे हैं? जो विलियम क्रूक्स है वो इस एक्सपेरिमेंट को एक ट्यूब में करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, एक ट्यूब लिया है। ठीक है, एक ग्लास का ट्यूब है जिसका शेप अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये जो ट्यूब है इसके बारे में कुछ चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सील्ड है, क्या है, बाहर की दुनिया से बहुत अलग है, पूरा सील्ड है, ये वैक्यूम क्रिएट है। वैक्यूम क्या होता है, जहां पर एयर बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो क्या है, उन्होंने अभी एक ग्लास ट्यूब लिया है जो कि पूरी तरीके से सील है और ये 60 सेंटीमीटर लॉन्ग था। क्या है इसकी लेंथ, वो है 60 सेंटीमीटर और दोनों साइड से इसमें दो इलेक्ट्रोड्स है। क्या क्या है, एक हमने ट्यूब ले लिया है, पूरा सील है ये ग्लास का ट्यूब, दो इलेक्ट्रोड्स इसमें प्रेजेंट है, एक है कैथोड जो कि नेगेटिव होगी और एक है एनोड जो कि पॉजिटिव होगी। अब यहां पर क्या होगा, ये जो दो इलेक्ट्रोड्स है, ट्यूब बंद है, इतना आपको समझ में आ गया है। तो चलिए जब चीजें पता चल गई है तो इस एक्सपेरिमेंट को चालू करते हैं और शुरू ये यहां से होता है कि हमारा एम क्या है, ये एक्सपेरिमेंट हम करवा क्यों रहे हैं। तो यहां पर जो एम है इस एक्सपेरिमेंट का वो ये है, टू स्टडी द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। यानी कि क्या कराने वाले हैं, इस ट्यूब में जो 60 मीटर लॉन्ग ट्यूब हमने लेके रखा है इसमें हम क्या कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने वाले, करंट को फ्लो करवाने वाले थ्रू गैस पार्टिकल्स। यानी कि गैस के पार्टिकल्स के थ्रू यहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाने वाले हैं। तो अब यहां पर
हमें पता है ये ट्यूब है 60 सेंटीमीटर लॉन्ग और यहां पर दो इलेक्ट्रोड्स है और यहां पर जो कंडीशन है इसमें करंट पास करवाने के लिए वो है यहां पर प्रेशर होना चाहिए लो और वोल्टेज होना चाहिए हाई। यानी कि स्क्रीन पर जो आपको ट्यूब दिख रहा है एम हमको पता चल गया है क्या है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाना है गैसियस पार्टिकल्स के थ्रू। बट ये करवाने के लिए आपको क्या लगेगा, आपको प्रेशर रखना है लो और वोल्टेज रखना है हाई। क्या बोला है मैंने, अगर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराना है तो वोल्टेज हाई एंड प्रेशर लो। तो चलिए शुभ काम में देरी किस बात की, तो हम जब अप्लाई कर देंगे, हम अगर अब लो प्रेशर दे दे और हाई वोल्टेज दे दे तो यहां पर क्या होता है, जो कंडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का वो चालू हो जाता है। तो अब जब ये कंडक्शन ट्यूब में होने लगा है तो क्या हो रहा है, ये कैथोड से एनोड की तरफ हो रहा है। यानी कि जो पार्टिकल्स अब मूव करने लगे हैं वो कैथोड वाला जो साइड है इस ट्यूब में वहां से एनोड के साइड मूव कर रहे हैं। और आपको ध्यान होगा मैंने बताया था जो कैथोड है वो हमारा है नेगेटिव और एनोड है पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं नेगेटिव कैथोड से पॉजिटिव एनोड की तरफ यहां पर अब पार्टिकल्स मूव होने लगे हैं। तो क्या था, हमने हाई वोल्टेज दिया, कम प्रेशर दिया तो यहां पर फ्लो होने लगा और यही करने तो हम यहां पर आए थे। अब ये क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स है ये निकले कहां से है, कैथोड रे से। तो इन पार्टिकल्स को हम बोल सकते हैं कैथोड रे पार्टिकल्स, क्योंकि ये मूव कहां से कर रहे हैं, कैथोड से एनोड की तरफ। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं कैथोड रे पार्टिकल्स, और या तो हम इन्हें सिर्फ और सिर्फ कैथोड रे भी बोल सकते हैं। तो अब यहां पर एक चीज होगी, जब इस ट्यूब में कंडक्शन होने लगेगा इलेक्ट्रिसिटी का गैसेस के थ्रू तो ये खुद से विजिबल नहीं होगा। यानी कि जब कंडक्शन नहीं हो रहा था जब भी ऐसा ही दिखेगा, जब कंडक्शन होने लगा है तब भी ऐसा ही दिखेगा। अब आप बोलेंगे सर आपने कंडक्शन कराया या नहीं कराया, हमें तो पता ही नहीं चलेगा। आपने नहीं भी कराया तो आप बोल देंगे कि हमने तो कंडक्शन करा दिया, क्योंकि ना वो पहले दिखने वाला है ना वो बाद में दिखने वाला है। लेकिन इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर दिखेगा नहीं तो आप यकीन नहीं करेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट में एक और चीज होती है, ये पार्टिकल्स जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं ये खुद से विजिबल नहीं होते हैं, और इसी वजह से हम यूज करते हैं यहां पर फ्लोरोसेंट मटेरियल। क्या यूज करते हैं हम, फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज करते हैं। इसका एग्जांपल हो जाता है जिंक सल्फाइड। अब आप बोलेंगे सर फ्लोरोसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड उसका एग्जांपल है, लेकिन ये फ्लोरोसेंट मटेरियल होता क्या है, ये आपको बिलीव दिलाने के लिए है कि पार्टिकल्स मूव होने लगे कैथोड से एनोड की तरफ। क्योंकि फ्लोरोसेंट मटेरियल एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे जब कोई भी चीज टकराएगी तो वो ग्लो करेगा। ठीक है, क्या बोला है मैंने, सुना है आपने, फ्लोरोसेंट मटेरियल से जब कोई चीज स्ट्राइक करने वाली है तो वो चमकेगा, वो ग्लो करेगा। तो अब आप समझ गए होंगे, जब कैथोड से एनोड की तरफ पार्टिकल्स मूव होने लगेंगे, ठीक है, कब होंगे वो मूव, जब वोल्टेज हाई प्रेशर लो, पार्टिकल्स मूव होने लगे नेगेटिव कैथोड से एनोड की तरफ, और हमने एनोड वाले साइड क्या लगा दिया है, फ्लोरोसेंट मटेरियल। तो अब ये जो सब्सटेंस हमने एनोड के साइड लगा दिया है, ये जैसे ही कैथोड से एनोड की तरफ पार्टिकल्स जाएंगे, इससे स्ट्राइक करेंगे तो ये क्या करने लग जाएंगे, ग्लो करने लग जाएंगे। तो आपको बिलीव हो जाएगा सर कंडक्शन चालू हो चुका है, क्योंकि फ्लोरोसेंट मटेरियल अब ग्लो करना लगा है, और जब भी कोई चीज उससे टकराती है तो वो ग्लो करता है। तो ये था एक्सपेरिमेंट, हमें समझ में आया यहाँ पर जो कैथोड रे पार्टिकल्स है नेगेटिव से आ रहे हैं यही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव देखने को मिलता है। अब हम यहां से क्या देखेंगे, यहां पर कंक्लूजन क्या है इस एक्सपेरिमेंट को जो हमने कराया है, यहां से दो बड़ी बातें जो आपको याद रखनी है वो दो बात क्या है। तो चलिए उन दो बातों के बारे में डिस्कस करते हैं, और उम्मीद है एक्सपेरिमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, यानी कि कैथोड रे की दो प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले, दोनों अभी स्क्रीन पर आ चुकी है। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये बता रही है कि ये जो कैथोड रे पार्टिकल्स है ये मूव करने वाले कैथोड से एनोड की तरफ, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड से एनोड की तरफ। और दूसरी चीज हमें ये बता रही है, जो दूसरी प्रॉपर्टी है इन कैथोड रेज की, वो ये है कि ये खुद से ये रेज विजिबल नहीं है, यानी कि ये जो रेज है ये खुद से हमें नहीं दिखेगी। तो इनकी ऑब्जर्वेशन के लिए, इनको देखने के लिए हम यूज करते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल, जो कि क्या करेगा, जब चीजें स्ट्राइक
करेगी, वो ग्लो करेगा। और ये बात आप समझ चुके हैं। अब आप बोल रहे हैं सर ये जो प्रॉपर्टीज आपने कैथोड रेज की बताई है, ये दोनों प्रॉपर्टीज तो आपने हमें एक्सपेरिमेंट में ही समझा दी, ठीक है, और आपको उस समय भी समझ में आ गई, अभी भी समझ में आ चुकी है। तो चलिए आगे चलते हैं और एक कैरेक्टरिस्टिक इन कैथोड रे का इसको जरूर समझते हैं। बट आपको जो दो तीन चीजें इस एक्सपेरिमेंट में याद रखनी है वो क्या है कि फ्लोरोसेंट मटेरियल वाली बात याद रखनी है, और पार्टिकल्स मूव कहां से हो रहे हैं, गलत जगह से मूव नहीं कराना है, कैथोड से एनोड की तरफ। और कंडीशन क्या थी, वोल्टेज हाई प्रेशर लो। तो आप बन चुके मास्टर इस एक्सपेरिमेंट में। तो बात करते कैरेक्टरिस्टिक कैथोड रेस के। तो जो कैथोड रेस के कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये जो कंडक्शन हो रहा है ना, जो कंडक्शन हो रहा है हमारी कैथोड रेस का, ये डिपेंड नहीं करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर, नेचर ऑफ गैस पर। अब आप बोलेंगे सर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड नेचर ऑफ गैस पर कंडक्शन नहीं करता है डिपेंड, ये ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, यानी कि ट्यूब में जो कंडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का पार्टिकल्स के थ्रू, वो डिपेंड नहीं है कि इलेक्ट्रोड कौन सा है, आप कौन सा इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, उसमें कौन सी गैस है, उससे फर्क नहीं पड़ता। और इसका रीजन ये है, कोई सी भी गैस हो उसमें इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, समझ पा रहे हैं, किसी में ज्यादा होंगे किसी में कम होंगे, बट ये कैथोड रे पार्टिकल्स हमें देखने को मिलने ही वाले हैं। तो यहां से हमें ये एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया है। तो जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था जो 1879 में विलियम क्रुक्स ने किया, वो अब आप समझ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और जो कि और मजेदार है। और इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद हम जहां पर आएंगे ना, ये चैप्टर एक कहानी बनने वाला है, और कहानी सुनना हर किसी को पसंद होता है, ठीक है। तो फटाफट से अगले टॉपिक को निपटाते हैं ताकि हम इस गेम को और ज्यादा इजी बना पाए। तो इसी के साथ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट समझ आ चुका है, करते हैं साइड, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो अब हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज मास रेशियो, यानी कि क्या करेंगे, जो हेडिंग से हमें जो बात समझ में आ रही है, हम डिटरमाइन करने वाले हैं चार्ज और मास का रेशो। चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है, ये मैं बताने वाला हूं। रेशो क्या होता है आप समझते हैं, अपॉन में, ठीक है। चार्ज ऊपर होगा, चार्ज मास का रेशो। तो चलिए समझते हैं और डिटरमाइन करते हैं चार्ज और मास का रेशो। तो जिसका फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है वो होता है E अपॉन एम। क्या होता है, E अपॉन एम। अब आप बोलेंगे सर ये दोनों रेशो में है, यहां पर ये चीज समझ आ रही है, लेकिन सर ये E क्या होता है, एम क्या होता है? तो फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है। क्या बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है। और जो नीचे वाला एम हमको देखने को मिल रहा है वो होता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। देखिए लिखा गया एम और बेस में लिखा होगा E, तो क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब आपको क्लियर है, ये जो दोनों रेशो में है E अपॉन एम, E होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और एम होता है उसी इलेक्ट्रॉन का मास। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका रेशो क्या आने वाला है, जब यानी कि हम इनका रेशो निकालें तो आंसर क्या आएगा वो हमें यहां पर निकालना है। अब आप पेन लेके बैठ गए, सर जल्दी से इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बताइए और उसका मास कितना होता है, हम अभी सॉल्व कर देंगे, ये तो हमें आता है। लेकिन मैं बोल रहा हूं नहीं करना है, यहां पर मैं आपको वैल्यू बताने वाला हूं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने वाले हैं। देखिए जो बच्चे थोड़े से जिज्ञासु है ना, जो सॉल्व करना चाहते हैं वो सॉल्व करके देख सकते हैं, बट जो यहां पर हम एक तरीका अपना सकते हैं वो ये है, हमें सीधे से इसका वैल्यू याद रख लेना है। और जब इतनी सारी वैल्यूज हम याद करने का गेम खेलने वाले हैं पूरे साल, तो एक वैल्यू में क्या हो जाएगा, ये मेरी तरफ से ऑफर में रख लीजिए। तो E अपॉन एम को जब आप सॉल्व करेंगे आपको याद रखना है, इसका आंसर होता है 1.75 इंटू 10 की पावर 11। क्या बोला मैंने, 1.75 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम केजी इनवर्स। क्या होने वाला है, कूलाम केजी इनवर्स। अब आप बोलेंगे सर ये जो वैल्यू स्क्रीन पर आई है 1.75 इंटू 10 की पावर 11, ये तो समझ में आती है, बट ये कूलाम केजी इनवर्स क्या है? देखिए कि जो मास है उसको काय में लेते हैं, जब जो वजन होता है, वजन उसे क्या बोलते हैं, 2 किलो टमाटर दे दो, 2 लीटर बोलते हैं क्या, नहीं, तो केजी में लेंगे मास को। और ऊपर क्या है, चार्ज, चार्ज की ऐसा यूनिट होती है। अब चार्ज को आप किलो लीटर में नहीं ले सकते, क्या बोलते हैं, 2 कूलाम, 3 कूलाम, 10 कूलाम, समझ पा रहे हैं। तो वैसे चार्ज की यूनिट क्या थी, जो E है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज था उसकी हो जाएगी कूलाम, और नीचे है मास तो वो हो गया केजी। और जब हम साथ में लिखते हैं तो जो नीचे वाला है उस पर लगा देते हैं इनवर्स, यानी कि -1, क्योंकि हमने साथ में लिखा है। तो आंसर क्या आया, जब हम E अपॉन एम का जो रेशो होता है आप लोगों को हो चुका है याद, बोलिए मेरे साथ, क्या है, 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलाम केजी इनवर्स। तो चलिए ये समझ में आ गया है। अब आप बोल रहे सर आपने रेशो तो बता दिया, लेकिन बाय चांस अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पूछ लिया और मास पूछ लिया, हम क्या बोलेंगे, हमें सॉल्व करना आता है लेकिन वैल्यू नहीं पता। इनकी वैल्यू भी याद कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, देखिए इनको आपको इग्नोर नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज और जो उसका मास है आपके पूरे साल काम आने वाला है।
और ये कहीं ना कहीं आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा बनाता है। अगर ये चीजें आपको याद है तो कई बार क्वेश्चन में गिवन होती है लेकिन नहीं भी है, आपसे पूछी गई, आप फट से बता देंगे, ठीक है। और बंकिस्तान के बच्चे ऐसी गलती करें तो वो तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो होता है 1.6022 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। क्या बोला है मैंने, यहाँ पर हम माइनस में लेते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, तो चार्ज भी उस पे माइनस में आ रहा है, कितना है, माइनस 1.6022 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19 कूलाम। और अब यहां पर 1.6022 पूरा नहीं लेना है, बहुत बड़ा हो जाएगा, न्यूमेरिकल में दिक्कत आएगी, सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, काम को आसान बनाते हैं, 022 को बाय बाय कर देते हैं। तो हम जो वैल्यू यूज करेंगे न्यूमेरिकल में, मैं आपको खुद से बोल रहा हूं, आपका आंसर गलत नहीं आने वाला है, इतना आपको ट्रस्ट करना है। हम यूज करेंगे 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19 कूलाम। और हम बात करें अगर मास की, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर मास कितना होता है, तो वो होता है 9.1094 इंटू 10 टू की पावर माइनस 31 केजी। कितना होता है, इसको भी शॉर्ट कर देंगे, 094 को टाटा बाय बाय, कितना लेने वाले हैं, 9.1। किसी ने पूछा तो क्या बोलेंगे आप, 9.1। किसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना, 9.1 इंटू 10 टू की पावर माइनस 31 केजी। ठीक है, क्या याद हुआ है आपको, इनका जो रेशो है वो है 1.75। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो है -1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19 कूलाम। और जो इसका मास है वो कितना होने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10 टू की पावर माइनस 31 केजी। और देखिए इतनी बार बोल चुका हूं ना, बोर के साथ साथ में याद भी हो गया होगा, ये बात पे आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, E/me का रेशो क्या आने वाला है, सॉल्व करके हमें समझ आ गया, और E की वैल्यू भी पता है, और अब इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होगा ये भी पता है। तो इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, और करना चाहे तो कर सकते हैं, कहीं आंसर गड़बड़ तो नहीं है, सर ने गलत तो नहीं बता दिया, चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से जो डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज मास रेशो है यहां पर ओवर होता है। एंड जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, अब चैप्टर थोड़ी सी करवट लेगा। अब हम बात करेंगे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। अब एटॉमिक मॉडल्स क्या है, एक एक साइंटिस्ट आएंगे, अपना परफॉर्मेंस देंगे, देखिए मैंने ये मॉडल बनाया है, मुझे लगता है कि एटम ऐसा होगा, फिर हम समझेंगे अच्छा आप बोल रहे हैं एटम ऐसा होगा, फिर हम उनमें गलतियां निकालेंगे, उनकी गलती पढ़ेंगे, इनका मॉडल सही है या नहीं है। और चलिए तो ये शो चालू हो गया है, तो आप भी जज है, मैं भी जज हूं, देखते हैं विनर कौन बनेगा, ठीक है। तो लगातार परफॉर्मेंस देखेंगे, और टाइम में बहुत पीछे चलना पड़ेगा, इसके लिए टाइम में पीछे चल के स्टडी करेंगे, क्योंकि जब पहले के टाइम से देखेंगे, पहला मॉडल आया होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे जैसे टाइम बढ़ा, आज हमारे पास हमारा फाइनली मॉडल है, वो क्या है वो आपको एंड में बताएंगे, नहीं तो ट्विस्ट बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए टाइम ट्रेवल करने के लिए रेडी हो जाइए, टाइम में जाने वाले पीछे और समझेंगे एटॉमिक मॉडल्स को। तो चलिए बात करते हैं एटॉमिक मॉडल्स की, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, तो थॉमसन अपने मॉडल में क्या बताते हैं कि एटम कैसा है। तो थॉमसन तो ये बोलते हैं कि एटम ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, एटम तो वाटरमेलन जैसा है। जी हाँ, वही तरबूज जो समर के सीजन में मेरा आपका सबका फेवरेट होता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, वाटरमेलन जैसा होता है, नहीं समझे होंगे, ठीक है। तो आइसक्रीम लेते हैं, क्या लेते हैं, आइसक्रीम जैसा है। आइसक्रीम कौन सी वाली, जिसपे नट्स होते हैं, जो फ्लेवर होता है ना अमेरिकन नट्स, उस पे क्या होता है, आइसक्रीम होती है और नट्स होते हैं उसके ऊपर, देखी होगी आपने और खाई भी होगी। नट्स थोड़े से कम होते हैं और वो थोड़े से एक्सपेंसिव है, इस वजह से हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, क्या बोल रहे हैं, या तो जो एटम है उसका मॉडल इन्होंने किससे करा है मैचअप, या तो एक पुडिंग डिश ले लीजिए आप, या तो वाटरमेलन ले लीजिए। अब आप बोलेंगे सर ये समझाने तो एटम वाले थे, तो ये खाने पीने की चीजों की बात क्यों कर रहे हैं। अब इन्होंने इसको वाटरमेलन से क्यों रिलेट किया, ये हम समझेंगे। पहले समझते हैं वो अपने मॉडल में बताते क्या है, उसके बाद एंड में हम डिस्कस करेंगे कि ये वाटरमेलन से उसे रिलेट क्यों करवाते हैं। थॉमसन अपने मॉडल में बताते हैं जो एटम है उसका रेडियस है 10 टू की पावर माइनस 10 मीटर। कितना बोले हैं, 10 टू की पावर माइनस 10 मीटर। क्या बोला इन्होंने, जो एटम का रेडियस है वो लगभग लगभग मेरे हिसाब से होगा 10 की पावर माइनस 10 मीटर। अब क्या बोलते हैं, एटम का जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, वो पूरा स्फीयर जो है वो पॉजिटिव स्फीयर है। क्या है, पूरा स्फीयर पॉजिटिव है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बीडेड है। एम्बीडेड है मतलब क्या है, उसमें फिट है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हमको फिट होने को मिलेंगे। अभी एग्जांपल दूंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अभी आप बात को समझिए। क्या बोल रहे हैं, ये जो पूरा स्फीयर होगा वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है।
पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है उस स्फीयर में, और जो नेगेटिव चार्ज है उसमें एम्बेडेड है, उसमें फिट है। ठीक है, तो क्या हुआ, इस पूरा स्फीयर जो है उसको बोल रहे हैं पॉजिटिव, और उसमें बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज है वो हमें देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, अब ये उसको वाटरमेलन से क्यों रिलेट कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं? क्योंकि वाटरमेलन जब आप देखते हैं उसमें पूरा एक रेड पार्ट होता है और उसमें सीड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो रेड पार्ट है ना, ये बोल रहे हैं वो एटम का पॉजिटिव पार्ट है, यानी कि वाटरमेलन क्या है, एटम उसका जो पूरा रेड पार्ट है वो है पॉजिटिव। क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो और जो उसमें बीज होते हैं यानी कि जो उसमें सीड्स होते हैं उनको कंपेयर करा है इन्होंने इलेक्ट्रॉन से। तो अब आप समझ पा रहे हैं इनका जो मॉडल था इसको उन्होंने वाटरमेलन से क्यों रिलेट किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वाटरमेलन वैसा ही है जैसा इन्होंने एटम का स्ट्रक्चर बताया। तो यहां से जो लाइन हमें समझ में आ रही है, ये ज्यादा कुछ नहीं बताते हैं अपने मॉडल में, ये सिर्फ ये चीज बताते हैं जो रेडियस होगा वो है 10⁻⁻10 मीटर, और जो एटम है वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव स्फीयर है, और उसमें नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है। और अभी जो पिक्चर है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, एग्जाम में भी ऐसा ही ड्रॉ कर दीजिएगा, नोट्स में भी ऐसा ही ड्रॉ कर दीजिएगा, आपका काम चलेगा नहीं, दौड़ने वाला है। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशन क्या है, यानी कि थॉमसन अपने मॉडल में क्या कह रहे थे एटम कैसा होगा, ये तो हमें समझ में आ गया है, बट अब सवाल उठता है ये है कि इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसकी कमी क्या है। और आप खुद जानते होंगे ये गेम इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, यानी कि जो थॉमसन ने मॉडल बताया है एटम का ये पूरी तरह से सही नहीं है। तो यहां पर क्या होता है, इनका जो लिमिटेशन है ये फेल हो गए एटम की न्यूट्रलिटी समझाने में। क्या नहीं समझा पा रहे थे, एटम की न्यूट्रलिटी नहीं समझा पा रहे थे कि जो नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है ये एक दूसरे से कितनी कितनी दूर है, कैसे अरेंज है। क्या बोल रहा हूं मैं, जिस स्फीयर की बात कर रहे हैं, जिस एटम की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने बोला वो स्फीयर पॉजिटिव है और उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, तो वो किस पैटर्न में है, कहां पर होगा, कितने कितने डिस्टेंस पर है, ये सब चीजें नहीं समझा पा रहे थे। तो एक लिमिटेशन हमको उनकी यहां पर ये देखने को मिल गई। और जो दूसरा लिमिटेशन देखने को मिलता है हमें थॉमसन के मॉडल में वो ये है, इनके पास कुछ भी एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं है, यानी कि कोई भी एक्सपेरिमेंटल डाटा हमें नहीं देखने को मिलता है। तो क्या हुआ, ये थ्योरेटिकल नॉलेज है। जैसे अभी मैंने आपको पूरा थ्योरी बता दिया ना थॉमसन का, थॉमसन ने भी ऐसे ही पूरा थ्योरी बता दिया था। तो थॉमसन का मॉडल पॉइंट्स जो सामने थे बस उतना आपको याद रखना है, और इसका लिमिटेशन भी हम देख चुके हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगला मॉडल किसका होगा, यानी कि थॉमसन ने जो समझाया है वो सही है या गलत, उसको समझने के लिए हमें बात करनी पड़ेगी अगले मॉडल की। तो थॉमसन को क्लियर करने के बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, और ये थोड़ा सा बड़ा और मजेदार होगा। तो चलते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की तरफ। रदरफोर्ड के एटम के मॉडल को समझने से पहले वी विल गोइंग टू डिस्कस समथिंग इंपॉर्टेंट, एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और वो है प्रोटॉन के बारे में। इस एक्सपेरिमेंट पे चलने से पहले प्रोटॉन के बारे में समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन हम समझ चुके हैं, अभी ये नहीं पता कहां होता है, वो तो आगे पता चलेगा क्योंकि मैंने अभी तक राज खोला नहीं है। क्या पता है कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अंदर होता है, नेगेटिव होता है, ये आपको पता है। तो अब थोड़ा सा प्रोटॉन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमें हेल्प करेगा किस बात में, जो रदरफोर्ड का मॉडल है एटम को लेके उसको समझने में। तो अगर हम बात करें यहां पर प्रोटॉन्स की, प्रोटॉन्स क्या है, लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन है। क्या है, लाइटेस्ट पॉजिटिव पार्टिकल है, हल्का है और पॉजिटिव पार्टिकल है। ये भी एटम के अंदर ही मिलने वाला है। कहां पर होगा रदरफोर्ड के मॉडल के बाद पता चलेगा, लेकिन यहां से जो चीज क्लियर हो रही है वो ये है, प्रोटॉन क्या होता है, स्मॉलेस्ट लाइटेस्ट पार्टिकल है एटम के अंदर, और ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन से नेगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन से पॉजिटिवली चार्ज, और प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने। तो कहीं ना कहीं ये बात क्लियर हो गई। एकदम छोटा था डिस्क्रिप्शन जैसा मैंने बोला है, ठीक है, ज्यादा हम इसको खींच नहीं रहे क्योंकि इतना एक्सप्लेनेशन इसके लिए बहुत है। देखिए हुआ क्या है, इस चैप्टर को हमने बहुत अच्छे तरीके से इसके नोट्स बना लिए हैं, यानी कि क्या है, जो चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे उसको एकदम फिल्ट्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। ये चीजें समझने के बाद आप, मेरा प्रॉमिस है, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिसका जो मेन बात है, उसका जो निचोड़ है वो आपको नहीं पता हो। तो यहां से प्रोटॉन को दिमाग में कर लिया है फिट, लाइटेस्ट एंड पॉजिटिव, डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। तो चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए बात करते हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की। तो रदरफोर्ड अपने मॉडल को समझाने से पहले
जो अच्छी चीज करते हैं वो ये है, वो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कराएंगे। यानी कि ये वाला जो मॉडल है रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम, इसमें हमें एक एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता है और उसके बाद वो अपना कंक्लूजन देंगे कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा 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 हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके एक्सपेरिमेंट से और पढ़ते हैं रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, देखिए क्या करते हैं, वो थिन गोल्ड की फॉइल लेते हैं। क्या करा है, थिन गोल्ड की फॉइल ली है। अब वो उस पे बम्बार्टमेंट कराने वाले अल्फा पार्टिकल्स का। अब आप बोलेंगे सर ये बम्बार्टमेंट क्या होता है? बम्बार्टमेंट होता है फटाफट स्ट्राइक करना। जैसे देखिए जो मैं क्लैप हो रहा है ना यहाँ पर, फटाफट क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक करे जा रहे हैं, कंटिन्यूअस यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बम्बार्टमेंट। अब यहां पर क्या होगा, गोल्ड फॉइल ले ली है, थिन गोल्ड फॉइल हमने यूज कर रहे हैं। अब यहां पर जो अल्फा रेज है, जो अल्फा पार्टिकल्स है, उन्हें हम यहां से भेजेंगे क्या करने के लिए, फॉइल पे स्ट्राइक करने के लिए। समझ पा रहे हैं ना? तो अब क्या करते हैं, इसको हम भेजेंगे। हमें पता है हमें दिखने तो वाले नहीं है क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स हमें विजिबल नहीं है। तो फिर से हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में किया था, हमने यूज किया था फ्लोरेसेंट मटेरियल। तो यहां पर भी जो थिन गोल्ड फॉइल है वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर भी फ्लोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड लगा देंगे। तो क्या होगा, जब ये जो अल्फा रेस पार्टिकल्स है, ये अल्फा रेस जब मूव होके उस थिन की गोल्ड फॉइल पर जाएगी तो हमें समझ आ जाएगा, क्योंकि फ्लोरोसेंट मटेरियल आपको पता है जब भी उससे कुछ टकराएगा वो चमकेगा। तो क्या करा, थिन गोल्ड फॉइल है, उसके पास में फ्लोरोसेंट मटेरियल है और यहां पर हम स्ट्राइक कराने वाले हैं अल्फा रेस को। और जैसे ही अल्फा रेस पता जाएगी तो हमें कैसे पता चलेगा, वो चल जाएगा फ्लोरोसेंट मटेरियल से। अब आप बोलेंगे सर इनके टकराने में स्पेशल क्या है, बड़ी स्पेशल बात होने वाली है। तो क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट चालू हो जाता है, फिर अल्फा रेस पास होने लगी है कहां से, जो गोल्ड की थिन फॉइल है वहां से। ओके, अब इस एक्सपेरिमेंट से, इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या क्या ये आपको समझ में आ गया, बड़ा आसान था। लेकिन 3 ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है, 3 चीजें आपको इस एक्सपेरिमेंट में देखने को मिलेगी। ये एक्सपेरिमेंट होता है तो जो ज्यादातर अल्फा रेज है वो आराम से पास करके गोल्ड की थिन फॉइल को क्या कर रही है, जो गोल्ड की थिन फॉइल है उसको मोस्ट ऑफ द रेस पास कर जाती है। अब आप बोलेंगे सर कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन दूसरे पॉइंट के लिए रुकिए, क्या हो रहा है पहले में हमें समझ में आया, जो ज्यादातर अल्फा रेस पार्टिकल्स है वो सीधे सीधे निकल जाते हैं जैसे आ रहे गोल्ड की फॉइल से। ठीक है, अब यहां पर दूसरी चीज हमें ये देखने को मिलती है, जो इसका दूसरा कंक्लूजन हमें देखने को मिलेगा, जो कुछ पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहा है, जादू हो रहा है। क्या हो रहा है, वो सीधे नहीं जा रहे। हम देख रहे हैं जो ज्यादातर, जो हमने फर्स्ट में देखा, जो अल्फा रेस पार्टिकल्स है वो गोल्ड की फॉइल को पास कर जाएंगे आसानी से, लेकिन कुछ अब डिफ्लेक्ट होने लगे। डिफ्लेक्ट इन द सेंस क्या है, ऐसा आ रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। देखिए जो आप है, आपके कैमरे को गोल्ड फॉइल समझिए। ओके, तो ज्यादातर तो एकदम ऐसे सीधे आ रहे हैं, लेकिन कुछ क्या हो रहे हैं, अब कुछ जो पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आते हैं गोल्ड फॉइल के यहां से ऐसे हो जाते हैं, कुछ आते हैं गोल्ड फॉइल के यहां से ऐसे हो जाते हैं, कुछ ऐसे हो रहे हैं, यानी कि डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अपना जो रास्ता है उससे थोड़ा सा ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। तो जो सेकंड पॉइंट है उसमें हमें ये समझ में आने लगा, जो कुछ अल्फा रेस पार्टिकल्स हैं मैक्सिमम तो सीधे चले जाएंगे, बट जो कुछ होंगे वो डिफ्लेक्ट करेंगे। और जो तीसरी चीज देखने को मिलती है, जो तीसरा कंक्लूजन इस एक्सपेरिमेंट से हम निकाल के लाते हैं, वो ये है कि यहां पर ये जो अल्फा रेस पार्टिकल है, हर 12-13 हजार में से, हर 12-13,000 अल्फा रेस पार्टिकल्स में से एक ऐसा पार्टिकल होगा जो कि पूरा 180 वापस आ जाता है। अब आप बोलेंगे सर सीधा गया कि डिफ्लेक्ट करा? 180 डिफ्लेक्ट करने का मतलब है लौट के बुद्धू घर को आए, यानी कि ऐसा गया और गोल्ड की थिन फॉइल से टकराया, ऐसा कैसा वापस आ गया, ये हो गया 180, जिस रास्ते गए थे उसी रास्ते वापस। ठीक है, क्या 3 ऑब्जर्वेशन देखने को मिली है, एक बार इसको समराइज करते हैं पहले एक्सपेरिमेंट को कि क्या चल रहा है, और उसके बाद जो 3 ऑब्जर्वेशन देखी है उसको समझते हैं। और दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि वो काम है रदरफोर्ड का, उन्होंने लगा लिया जितना लगाना था, हम उसको सिर्फ समझने वाले हैं। तो अभी इसको समझिए, फिर इससे क्या कंक्लूजन वो निकालेंगे, कैसा होगा मॉडल, वो हम लोग समझ लेंगे। तो क्या करा है, गोल्ड की थिन फॉइल है, बम्बार्टमेंट करवाया है अल्फा रेस का उसके थ्रू। अब यहां पर कुछ जो अल्फा रेस पार्टिकल्स जो मैक्सिमम है आसानी से हो जाएंगे पास, बट कुछ हमें क्या देखने को मिलते हैं, थोड़े से डिफ्लेक्ट होना चालू कर देते हैं। और हर 12 से 13,000 पार्टिकल्स में एक ऐसा होगा जो कि जैसा जाएगा वैसा ही वापस आ जाएगा, यानी कि 180 डिग्री के एंगल से पूरा की पूरा डिफ्लेक्ट बैक होने वाला है।
तीन चीजें देखी थी इसमें, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। अब यहां से ये कंक्लूजन क्या निकालते हैं? अब पहले एक मजेदार बात बता देता हूं आपको। ये जो अल्फा रेस थी ये पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि ये जो अल्फा रेस पार्टिकल्स थे इन पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है। अब डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो मैं आपको एक पहले एक बेसिक बताना चाहूंगा, आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता तो कोई बात नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करता है? अब आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा है, बहुत आसान है, 10th में भी हम लोगों ने पढ़ा, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है अट्रैक्ट करेगा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है अट्रैक्ट करेगा, यानी कि अनलाइक चार्जेस जो कि एक जैसे नहीं है अट्रैक्ट ईच अदर, जबकि जो लाइक चार्जेस है रिपेल ईच अदर, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो यहां पर अब आपको जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं, जो बॉटम लाइन में यहां पर सेट करना चाह रहा हूं वो क्या है कि ये जो अल्फा रेस पार्टिकल्स है ये पॉजिटिव है और कुछ कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और एक तो वो पूरा वापस ही आ जाता था। ऐसा पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि गोल्ड की फॉइल में कहीं ना कहीं पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और यहां से जो कंक्लूजन हमें देखने को मिलता है वो ये है, रदरफोर्ड ये कहते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम में वो बहुत छोटी जगह फिक्स है। क्या है? बहुत छोटी जगह फिक्स है। अब थोड़ा सा बाउंसर जा रहा होगा, इस बात को बहुत अच्छे से समझाते हैं, बैट पे आएगी जाएगी स्टेडियम के बाहर, ठीक है? तो इस बात को अच्छे से समझते हैं। ये कंक्लूजन यहां से, ये जो एक्सपेरिमेंट समझा है उससे हमें क्या बताना चाह रहे हैं? ये सीधे से ये कहना चाह रहे हैं कि हमने देखा ज्यादातर पार्टिकल्स आसानी से पास हो गए और वो रेस थी पॉजिटिव, यानी कि अब जब पॉजिटिव रे डिफ्लेक्ट हो रही है तो वो कब होगी? जब वो पॉजिटिव से टकराएगी। समझ पा रहे हैं आप? यानी कि जब पॉजिटिव पॉजिटिव सामने आ जाएगा तो ही डिफ्लेक्ट होगी। लेकिन क्या हो रहा है? ज्यादातर तो आराम से चले गए, कुछ ही डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या ये है कि कभी कभी पॉजिटिव होता है एटम, कभी नहीं होता है। इसलिए जब पॉजिटिव हो जाता होगा जब रेज होगी डिफ्लेक्ट, और जब नहीं होता होगा जब नहीं होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां से कंक्लूजन ये आता है एटम हॉलो है। क्या है? एटम खोखला है, यानी कि एटम पूरा खोखला है, एटम पूरा हॉलो है, एटम में बहुत लार्ज एम्प्टी स्पेस है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पॉइंट के साथ साथ, एटम यहां से क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं? बहुत एम्प्टी है, बहुत हॉलो है। और इसमें क्या है? जो स्मॉल चार्ज है, समझ में आया? जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत स्मॉल जगह कॉन्सेंट्रेटेड है। क्या हो रहा है? जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत स्मॉल जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, बाकी पूरा की पूरा एटम खोखला है, हॉलो है। और कहीं ना कहीं ये बात फिट भी बैठ रही है इस एक्सपेरिमेंट के बाद, क्योंकि जैसा आपने अभी देखा है यहां पर क्या हुआ था, यहां पर कुछ पास हुए तो डिफ्लेक्ट करे और मैक्सिमम चले गए। मैक्सिमम पता है जा क्यों पा रहे थे? क्योंकि जैसा हमने पहली स्टेटमेंट में बताया एटम हॉलो है, एटम खोखला है, ज्यादातर स्पेस तो हॉलो है, तो ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो खाली जगह से निकल रहे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ पा रहे हैं? अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो जरा सी जगह, एकदम एटम में बहुत छोटी सी जगह में पूरा पॉजिटिव चार्ज है और कहीं भी नहीं है, पूरा एटम हॉलो, तो ज्यादातर जगह से जब वो रेज निकल रही है आराम से निकल जाएगी क्योंकि पूरा एटम तो हॉलो है। बट अब कुछ क्यों डिफ्लेक्ट कर रहे थे? अब जहां पर वो पॉजिटिव चार्ज है वहां के आसपास से जब वो निकलेंगे तो वो क्या हो रहे थे? डिफ्लेक्ट हो रहे थे। क्या होने लग गए थे? डिफ्लेक्ट होने लग गए थे, अपने डायरेक्शन से डिफ्लेक्शन दिखाने लगे थे। और एक और चीज जो हमें देखने को मिलती है कि अब क्या होगा, हर 12-13,000 में एक तो ऐसा होगा जो पूरा सामने की सामने चला जाता होगा, यानी कि उस एटम की छोटी सी जगह जहां पर सारा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है वहां पर चला जाता होगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव सामने सामने वो उसे पूरा रिपेल कर देता है। और इसलिए थर्ड वाला कंक्लूजन जो हमने देखा कि वो 180 डिग्री डिफ्लेक्शन दिखाएगा, इसलिए वो दिखा देता है। तो कंक्लूजन क्या है? एटम पूरी तरह से हॉलो है, एम्प्टी स्पेस है, इसलिए ज्यादातर रेज आसानी से पास हो जाती है क्योंकि अभी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत स्मॉल जगह कॉन्सेंट्रेटेड है। अब वहां की अगर आसपास से जो रेज जा रही थी वो डिफ्लेक्शन दिखा रही थी, और जो एग्जैक्ट सामने आ रही थी बहुत टाइम बाद वो पूरा डिफ्लेक्ट कर जा रही थी। तो अब क्या होता है, रदरफोर्ड इस एक्सपेरिमेंट के बेसिक पे उन्होंने कुछ कंक्लूजन दिए और इससे ये बात बताई, और अब ये चालू हो चुका है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अब न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम रदरफोर्ड का ही एटम का मॉडल है, जिसको हम एक और नाम देते हैं न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम।
तो अगर न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम आता है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये रदरफोर्ड का ही मॉडल है। तो पहली चीज क्या बताई कि एटम यहाँ पे हॉलो होता है और इसमें पॉजिटिव मास बहुत कम जगह में, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज एटम में देखने को मिलेगा ना, जो थॉमसन ने पूरे उसमें फैला दिया पूरा स्फीयर ये पॉजिटिव, अब हमें पता चला वो तो सिर्फ जरा सी जगह में है। और अब आप बोलेंगे सर आप ये बार बार हॉलो वर्ड यूज कर रहे हैं, तो ऐसे दरअसल ये न्यूक्लियस एटम के कंपैरिजन में कितना छोटा है। तो अगर मैं बात करूं एटम न्यूक्लियस के कंपैरिजन में कितना छोटा है, तो उसके लिए एक एग्जांपल दूंगा। एक क्रिकेट का स्टेडियम ले लीजिए और उसमें बीच में जाके एक टेनिस की बॉल रख दीजिए, तो वो जो क्रिकेट का स्टेडियम है ना वो है एटम, और वो जो टेनिस की बॉल है वो है हमारा पॉजिटिव चार्ज। समझ पा रहे हैं है कि नहीं? वाकई में छोटा पूरा ग्राउंड एक टेनिस की बॉल दिखेगी क्या? समझ में आया? अब चलिए, अब ये जब समझ ही गए कि जो ग्राउंड है वो एटम है और जो टेनिस की बॉल है इतना कम स्पेस में पॉजिटिव चार्ज है एटम में, तो यहां से एक और बात बताता हूं। अब आप एक लंबी सी भीड़ लीजिए, सबको बोले स्टेडियम पार करना है, ग्राउंड पार करना है, सब करेंगे, भीड़ में भागने लगेंगे, कोई गिरेगा क्या? कोई भी नहीं गिरेगा, सब आसानी से चले जाएंगे। ग्राउंड बहुत बड़ा है, लेकिन एक दो आदमी गिर सकते हैं क्योंकि पैर में बॉल आएगी तो फ्लिप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फ्लिप हो जाएंगे ना, बड़ा मजाकिया किस्सा है। तो क्यों हो जाएंगे? पैर में बॉल आएगा, हो जाएंगे। बट ऐसे कितने लोग गिरेंगे? सारे गिर जाएंगे? पार करना बहुत डेंजरस हो जाएगा? ऐसा नहीं है, ज्यादातर लोग आसानी से क्रॉस कर देंगे उस स्टेडियम को, लेकिन एक दो केसेस होंगे जो गिर जाएंगे। अब एक दो ही क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि बॉल एक ही रखी है सर, ठीक है, अब एक ही रखी है तो एक पे जब पैर आएगा जब गिरेंगे। कंक्लूजन सिर्फ इतना है, एटम होता है हॉलो और जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटी जगह फिट होता है। अब अपने दूसरे मॉडल में, दूसरे पॉइंट में इस मॉडल के बारे में पूरी चीज बताने वाले हैं, इससे आपको एटम का पूरा अरेंजमेंट समझ में आ जाएगा। तो एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अब जो ये न्यूक्लियस है ये बहुत छोटी जगह होता है, लेकिन एटम का सबसे ज्यादा मास छुपा होता है न्यूक्लियस में। यानी कि एटम का जो सबसे ज्यादा मास है ना वो न्यूक्लियस में है, और न्यूक्लियस कितना है? वो बॉल जितना है। समझ में आया? वो टेनिस की बॉल जितना है। अब जो ये न्यूक्लियस है इस पे चार्ज क्या होता है हम समझते हैं। न्यूक्लियस बना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। घबराना नहीं है, स्क्रीन पे पूरा डायग्राम आ चुका है। जो बड़ा सा स्फीयर है ये है एटम, उसके अंदर जो छोटा सा सर्कल दिख रहा है वो है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन हम समझ चुके हैं क्या है, न्यूक्लियस के अंदर है और ये पॉजिटिव होता है, और साथ में जो होते हैं वो होते हैं न्यूट्रॉन। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें हैं, एक है प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और एक है न्यूट्रॉन जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? न्यूक्लियस के अंदर है दो चीजें, प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो बताइए कुल मिला के यहां पर न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होना चाहिए? नहीं समझे हैं? घर में दो बेटे हैं, ठीक है, दो बेटे रहते हैं। अब दो बेटे रहते हैं, एक जो रमेश है वो कमाता है, सुरेश है नहीं कमाता है। तो घर की जो कमाई निकाली जाएगी वो किसकी कैलकुलेट होगी? सिर्फ रमेश की, क्योंकि सुरेश तो कुछ करता ही नहीं है। तो वैसे ही जब हम देखेंगे कि न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, तो जो हमारे न्यूट्रॉन्स है ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, वो तो न्यूट्रल है। और चार्ज किस पे है? सिर्फ प्रोटॉन पर पॉजिटिव। तो पूरा न्यूक्लियस भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको क्या समझ में आया? एटम के अंदर जो छोटा सा न्यूक्लियस है बना है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, और इसी वजह से न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। और रदरफोर्ड फाइनली अपने मॉडल में ये चीज बताते हैं, इसके पास ऑर्बिट्स बनी हुई है। क्या बनी हुई है? ऑर्बिट्स। जैसे सोलर सिस्टम होता है ना, आप इसे मिनी सोलर सिस्टम समझ सकते हैं। तो इस न्यूक्लियस के अराउंड कुछ ऑर्बिट्स बनी हुई है एक फिक्स। जैसे ऐसा नहीं होता ना अर्थ आज इस ऑर्बिट में घूम रही है, कल को जुपिटर वाली पे जाएगी, जिस ऑर्बिट पर है उसी में। तो क्या हो रहा है? इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं अपनी अपनी स्पीड्स में, बहुत तेज स्पीड से। तो क्या क्लियर हुआ है? इस न्यूक्लियस के अराउंड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है उसके अराउंड यहां पर कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे हैं, और ये ऑर्बिट फिक्स होती है। तो अब ये ऑर्बिट फिक्स है, तो देखिए डायग्राम में दिख रहा होगा बीच में न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और आसपास अब कुछ ऑर्बिट्स बनी हुई है। ठीक है, जैसे होता है ना न्यूक्लियस की जगह सन को लीजिए और सन के आसपास ऑर्बिट्स बनी होती है ना बहुत सारी, तो वैसे ही यहां पर है, यहां पर भी ऑर्बिट्स बनी हुई है और हर ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे बहुत तेज स्पीड से।
अब ये चक्कर कैसे लगा पा रहे हैं, ये जुड़े क्यों हैं? देखिए, अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो जो सन है अपनी तरफ प्लैनेट्स को ऐसे घुमा रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी का फोर्स से उसने बांध के रखा है सभी प्लैनेट्स को सन से। लेकिन यहां पर क्या ग्रेविटी का फोर्स काम कर रहा है? जी नहीं, यहां पर काम कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बोलिए मेरे साथ, एक बार रिपीट कीजिए, फिर समझाएंगे क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो गोल गोल घूम रहे हैं, और अंदर कौन है? प्रोटॉन्स जो पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स हेल्ड है टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और सही में बोलूं, अगर मैं बहुत सिंपल वे में, अगर न्यूक्लियस पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, और हम जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाला है, और यही कारण है वो आसपास ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल एटम हमने अच्छे से समझा, जहां पर बात ये समझ में आई एटम पूरा हॉलो होता है और इसमें पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटी जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, और वो होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के रूप में। न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज देखने को मिलती है, न्यूट्रॉन, मगर उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो हमें क्या समझ में आया? जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटी जगह में था। अगर मैं बात करूं अब न्यूक्लियस के वेट की, तो न्यूक्लियस का वेट जो होगा, ठीक है, वो क्या है? वो पूरे एटम का मास है, क्योंकि हमने देखा था जो बीच में ही एटम का सारा मास है। अब इसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन बाद में बताऊंगा इस टॉपिक के, भूलिएगा मत, यहीं से कंटिन्यू करना है, ठीक है? लेकिन अभी उसको जानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या समझा? न्यूक्लियस छोटा है और सारा मास एटम का वहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल, जिसमें उन्होंने चीज बता दी एटम का मॉडल अंदर से कैसा है। न्यूक्लियस बीच में, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उसके अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स आसपास अपनी अपने रास्ते में अपनी अपनी ऑर्बिट्स बना के फास्ट स्पीड में चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है? अब मैं एक बात को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं, कुछ बेसिक बच्चे भी हैं, कुछ प्रो बच्चे भी हैं, और मैं सभी को साथ लेके चलना चाहता हूं, ठीक है? जिन्हें एक बार में समझ में आ जाता है टू गुड है, बट कुछ ऐसे हैं जिन्हें 2 से 3 बार लगता है। इसलिए हम हर चीज को अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि मेरी यह विषय यहां से सभी आप लोग खुश होके जाए। तो यहां पर रदरफोर्ड का मॉडल समझ चुके हैं, अब इसको लेके थोड़ी सी लिमिटेशंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लिमिटेशंस की बात करेंगे रदरफोर्ड के मॉडल को बहुत अच्छे से, कंक्लूजन सारी चीजें समझने के बाद, कि ड्रॉबैक्स क्या है रदरफोर्ड के मॉडल के। तो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो यहां पर क्या होता है, आप इसको ध्यान से समझिएगा, थॉमसन जितने आसान लिमिटेशन नहीं है, यानी कि यहां पर जो लिमिटेशन हम निकाल के लाएंगे वो थॉमसन जितना इजी नहीं होने वाला है। यहां पर हमें एक बढ़िया चीज देखने को मिलने वाली है, ठीक है? तो अब क्या है, यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चक्कर लगा रहे न्यूक्लियस के अराउंड। अब इलेक्ट्रॉन्स चार्ज है नेगेटिव, तो अब जब वो घूमते हैं ऑर्बिट में, तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, जब भी कोई पार्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा तो वो एक्सेलरेशन ले लेता है। क्या आ जाता है? वो एक्सेलरेटेड हो जाता है। एक पार्टिकल जब ऑर्बिट में ऐसे गोल 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 घूमता रहेगा तो वो एक्सेलरेटेड हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सेलरेटेड हो जाता है। अब आप बोलेंगे सर ठीक है, गोल ऑर्बिट में घूमता है तो वो एक्सेलरेटेड हो जाता है, इसमें लिमिटेशन क्या है? ये तो एक फैक्ट है, इसी फैक्ट से लिमिटेशन बनाएंगे, बस इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब इनका लिमिटेशन बताने के लिए हम बात करते हैं मैक्सवेल की एक थ्योरी की। मैक्सवेल की थ्योरी समझते हैं, और कहीं ना कहीं मैक्सवेल की थ्योरी को ओबे नहीं करता है इनका लॉ। क्या होता है? मैक्सवेल अपनी थ्योरी में यह बताते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, क्या बोल रहा हूं, चार्ज पार्टिकल चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होगा और वो चल रहा है तो वो रेडिएशंस एमिट करेगा। क्या बोला मैंने? जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो वो रेडिएशन एमिट करेगा। जैसे गाड़ी चल रही है, पीछे से धुआं छोड़ रही है, समझ आया? तो वैसे ही क्या होगा, एक चार्ज पार्टिकल चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, अगर वो चल रहा है तो वो रेडिएशन एमिट करेगा। ऐसा कौन कहते हैं? ये मैक्सवेल की थ्योरी में बताया है। समझ पा रहे हैं? मैक्सवेल अपनी थ्योरी में क्या बोले? कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है रेडिएशन एमिट करेगा। आपने गाड़ी चालू करी, ठीक है, चलाई, पीछे से धुआं निकल रहा है, गाड़ी एक्सेलरेटेड है और इधर से धुआं निकल रहा है। वैसा ही सीन है, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है और रेडिएशन निकल रही है। बट आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होता है ना, वैसी चीज यहां पर होने वाली है।
एक टाइम, अब अगर हम मान के चले मैक्सवेल की इस थ्योरी को हमने समझ लिया, अब अगर हम इसे रदरफोर्ड के मॉडल में जरा फिट करें तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहे हैं ये भी गोल गोल घूम रहे हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स गोल घूम रहे हैं ये क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिवली चार्ज है। तो कहीं ना कहीं मैक्सवेल की थ्योरी से समझे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और ये ऑर्बिट में घूम रहा है यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन में भी है, तो ये क्या एमिट करेगा, रेडिएशंस। ठीक है, लेकिन जैसे जो गाड़ी धुआं छोड़ती है लेकिन एक टाइम पे पेट्रोल खत्म, क्या हो गया, फिर गाड़ी रुक जाएगी। तो वैसे ही यहां पर अगर मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन है जब एक्सेलरेटेड मोशन में होगा रेडिएशन एमिट करेगा, बट एक टाइम पे इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म होने वाली है। और ऐसा टाइम जब इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो ये क्या होगा, एनर्जी पूरी खत्म, ये है नेगेटिव, न्यूक्लियस है पॉजिटिव, तो ये जो है न्यूक्लियस में गिर जाएगा। क्या बोला है मैंने, पहले आपको मैक्सवेल की थ्योरी बता रहा हूं फिर ये कंक्लूजन बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, एक ही लिमिटेशन है। मैक्सवेल अपनी थ्योरी में ये कहते हैं अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है वो रेडिएशन एमिट करेगा। और जब इस थ्योरी को हम यहां पर देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है, और अगर ये ऑर्बिट में मूव करते तो ये भी एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो ये भी क्या एमिट करेंगे, रेडिएशन। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये रेडिएशन एमिट करते करते इसकी एनर्जी खत्म, और ये है नेगेटिव, और ये गिर जाएगा न्यूक्लियस में, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। हो गई आपको बात क्लियर। लेकिन अब ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये 10 टू की पावर -6 सेकंड में हो जाता। एक सेकंड भी नहीं बोल रहा हूं, बहुत कम सेकंड्स बोल रहा हूं, यानी कि एक सेकंड भी नहीं लगता इलेक्ट्रॉन घूमने की वजह से रेडिएशन एमिट करता, उसका क्या होता, वो न्यूक्लियस में गिर जाता, तो पूरा मैटर ही खत्म हो जाता। बट ऐसा होता नहीं है, हम जानते हैं एटम स्टेबल है, नहीं तो हम लोग भी नहीं होते। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, रदरफोर्ड का जो लिमिटेशन है मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखिए ये बात क्लियर है, या तो रदरफोर्ड गलत बता रहे हैं या तो मैक्सवेल, लेकिन यहां पर रदरफोर्ड गलत बता रहे हैं। तो रदरफोर्ड का जो लिमिटेशन इस पूरे एक्सपेरिमेंट से सबसे हम निकालते हैं वो आपके सामने है कि रदरफोर्ड कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट अच्छे से नहीं बता पा रहे थे कि वो घूम रहे हैं तो कैसा हो रहा है, वो ये नहीं बता पाए स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अगर आप कम वर्ड्स में बोलना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट ये बोलना है, रदरफोर्ड वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, और ये था रदरफोर्ड का लिमिटेशन। उम्मीद है ये ड्रॉबैक आपको समझ में आया होगा। हमने डिस्कस किया उनका अल्फा पार्टिकल वाला स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उससे कंक्लूजन निकाल के बनाया उनका न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, और वहां से हमने निकाला मैक्सवेल की थ्योरी को नजर में रखते हुए उनने जो मॉडल दिया रदरफोर्ड ने उससे रिलेट कराया और रदरफोर्ड का ड्रॉबैक तैयार किया। तो यहाँ पर रदरफोर्ड का चैप्टर भी यहाँ पर अब ओवर होता है। तो चलिए चलते अगले टॉपिक पर, कुछ मजेदार बातें मुझे आपसे करनी है। तो आप बोलेंगे सर क्या मजेदार बातें हैं, मजेदार बात यह है एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास कैसे निकलता है, आइसोटॉप्स आइसोबार्स कैसे, जिनसे एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जो चार चीजें मैंने आपको अभी बताई है। ठीक है, और यहां तक तो हमने मॉडल समझ ली है। इसके बाद में अब जो इस चैप्टर में समझेंगे, चैप्टर लेने वाला है एक सेकंड गियर। ये क्या था, यहां पर अभी जो आज हमने चीजें डिस्कस की है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देख ली है, बहुत सारे और भी बेसिक्स सीखे, थॉमसन का मॉडल बहुत अच्छे से समझा लिमिटेशंस और एक्सप्लेनेशन के साथ, रदरफोर्ड के मॉडल को बहुत अच्छे से समझा, और कहीं ना कहीं एटम का थोड़ा सा अंदर का सही वाला अरेंजमेंट सीख गए। और इस वीडियो लेक्चर ने आपको लेके, अभी जो इस चैप्टर को लेके है, आपके दिमाग में मोमेंटम क्रिएट कर दिया है, बड़ा इजी लगा होगा आपको ये। ठीक है, तो इसके अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पढ़ेंगे और बहुत सारा डीप नॉलेज होगा और बहुत सारी मस्ती होने वाली है। तो मेक श्योर करिएगा आप अगला वीडियो लेक्चर मिस ना करें, क्योंकि हम उस समय ओवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आज ही बन जाइए बंकिस्तान फैमिली का हिस्सा।